Am I audible? प्लीज कोई कमेंट करके बता दीजिए। इफ एवरीथिंग इज ओके देन वी स्टार्ट। नमस्कार। ऐतिहासिक इमारतों, पुरातात्विक महत्व, झीलों के शहर भोपाल से मैं मीनाक्षी से कलाकारी एक संवाद के ऑफिशियल पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक संवाद एक ऐसी संस्था है जो कला, संगीत और साहित्य के प्रति समर्पित है। हमारे सभी सदस्य सतत प्रयासरत हैं कि हम सभी दिशाओं तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचा सकें। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने गायन, वादन, नृत्य और जुड़े सभी आयामों को छू सकें। दोस्तों, आज इसी श्रृंखला में हमने एक वार्तालाप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नाम से सेशन रखा है। ईश्वर ने हम में से हर एक को किसी न किसी खूबी, हुनर और खासियत से नवाजा है। ये बात और है कि हम अपने आप को तराश नहीं पाते। हम में से कुछ खास लोग ऐसे हैं जो इस फलसफे को समझते हुए अपनी खूबियों को निखारते हैं और ना सिर्फ अपने शौक को पूरा करते हैं, बल्कि समाज के प्रति अपने इंसान होने का फर्ज भी अदा करते हैं। आइए हमारी आज की अतिथि डॉक्टर जयलक्ष्मी आर विनायक जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। जयलक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। मैं आज मेरे लिए खासी दिक्कत हो गई है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं आपका परिचय कहाँ से शुरू करूँ। एक बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर जयलक्ष्मी जी ना सिर्फ लेखक हैं, गायक भी हैं, आपने योग क्रिया भी सीखी है और आप ना केवल हिंदी, इंग्लिश में भी आपका अच्छा कमांड है। आपके बहुत से लेख, कहानियाँ, कविताएँ, संक्षिप्त लेख, समाचार पत्रों और सभी लीडिंग मैगज़ीन्स में प्रकाशित होती रही हैं। आप बहुत अच्छी गायिका हैं, आप न केवल स्टेज शोज़ कर रही हैं, आपने छोटे बच्चों के लिए नर्सरी राइम्स का एक संकलन पुष्पवाड़ी नाम से रिलीज़ किया है और भारतीय सेना के जवानों को डेडिकेट करते हुए आहें नाम से एक एल्बम निकाला है। भजन और शास्त्रीय रागों पर आधारित एल्बम आपने पिछले साल ही मार्च में रिलीज़ किया है और सबसे बड़ी बात कि इनका कंपोज़िशन, ट्यूनिंग भी जयलक्ष्मी जी ने ही की है। भोपाल में भारतीय सेना के जवानों की युद्ध और वीर गाथाओं को आम जनों तक पहुँचाने के लिए एक स्मारक, शौर्य स्मारक बनाया गया है, जहाँ के मंच से जयलक्ष्मी जी की आवाज़, बुलंद आवाज़, वहाँ के कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाती है। जयलक्ष्मी जी, आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतना कुछ करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? अ, मीनाक्षी, आपका ये प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, तो सर्वप्रथम तो मैं श्री प्रशांत काउंद्रेकर और शर्मिष्ठा बासु जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस मंच में आने का सम्मान दिया और मुझे अनुग्रहित किया। साथ ही मैं मीनाक्षी सेनाकारी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं आप सब लोगों से रूबरू हूँ। शुभ्रा को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉर टेक्निकल असिस्टेंस और शैलजा शुक्ला को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा वीडियो बनाया बहुत पैशन से और बहुत कठिनाई से। हमारा मंच एक संवाद, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग कला के हर क्षेत्र में अपनी कुछ ना कुछ पहचान बनाना चाहते हैं और हम सभी प्रयासरत हैं कि हम छुपी हुई प्रतिभाओं को या जो ऐसी शख्सियत हैं जो कुछ समाज के लिए अपना योगदान दे रही हैं, कुछ प्रेरणास्पद काम कर रही हैं, हम उन्हें सामने लाना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में मैंने आपको सबसे पहले आमंत्रित किया है।
जयलक्ष्मी जी, कृपया बताएँ कि सबसे पहले आपने कौन-सा लेख या कविता लिखी थी? अ, आपने मुझे पूछा है प्रेरणा के बारे में, तो प्रेरणा जी। का उत्तर देती हूँ कि प्रेरणा मुझे मिली अपने माता-पिता से, मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर आर विनायक से, मेरी बेटी राधिका से और जो मेरे दिल के ख़ास बहुत नज़दीक हैं उनसे। मेरी सहेलियों से, तमाम सहेलियों से और कुछ ऐसी सहेलियाँ जो अभी हाल ही में बहुत कठिन दौर से गुज़र रही हैं, वो मेरे लिए बहुत, बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत है। और हाँ, यहाँ सभी उपस्थित जो गणमान्य जन हैं, दिग्गज लोग हैं, उन सब से भी मुझे प्रेरणा मिल ही रही है, मीनाक्षी से भी मिल ही रही है। और फिर सर्वोपरि उस अगम अगोचर अलौकिक परवरदिगार से, जो मेरी लेखनी में प्रवाहित हो रहा है, मेरे संगीत में रम रहा है, जो मेरी हर भावना, हर विचार और मेरे हर व्यक्तित्व में बसा हुआ है। उसको बिल्कुल सही शत-शत बात। वाक़ई, वाक़ई। पहला अ, लेख बताऊँ, पहला लेख मैंने अपनी प्राध्यापिका के ऊपर लिखा था जब मैं कॉलेज में थी। उन्होंने मुझे 5 साल पढ़ाया था, मैं उनसे बहुत प्रभावित थी। फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज इस तरह का मैंने एक लेख लिखा था। पूरा तो मुझे याद नहीं और बहुत वर्षों के बाद जब मैं उनसे घर में मिलने गई, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उनके राइटिंग टेबल पर मेरी कविता उन्होंने फ्रेम करके रखी हुई थी। अरे तो मुझे बहुत खुशी वाह! आपने अपना करियर टीचिंग जॉब से शुरू किया जहाँ तक मुझे याद है। आपने इंदौर के नीलकंठेश्वर कॉलेज से अपना करियर शुरू किया था। नहीं, तो खंडवा में है श्री नीलकंठेश्वर कॉलेज, तो जी। पहला मेरा प्राध्यापन कार्य वहीं से शुरू। अच्छा, अच्छा। तो आपने जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, आपने उस समय कभी सोचा था कि आप अध्यापन के क्षेत्र में जाएँगी? या आप बचपन से आपको लिखने का शौक था? एक स्टेज होती है स्टूडेंट लाइफ में जब हम अपना करियर सोचते हैं या उस दिशा में जाना शुरू करते हैं। तब आपके मन एक्चुअली में कुछ ऐसा ख़्याल था? मैं आर्ट स्टूडेंट रही हूँ, साइंस मैंने नहीं पढ़ा उतना। पर मुझे टीचिंग का पहले से ही शौक था और मेरा वही मकसद था कि मैं एक टीचर बनूँ। हुँ, हुँ। यही मकसद था मेरा। आपने स्कूल में, कॉलेजों में, आर्मी स्कूल्स में, सेंट्रल स्कूल में काफ़ी जगह अध्यापन का कार्य किया है। तो आपको अध्यापन के क्षेत्र में ऐसी क्या कमी लगी है जो हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए? थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए शासन तो एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रहा है, उसने करा भी है और करेगा भी। पर व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है कि जो God could not be everywhere, so he made mothers, and mothers could not be everywhere, so he made teachers. ऐसा मेरा पर्सनल वेरी अनुभव है। तो जो टीचर है वो एक माँ की भूमिका निभाती है और वो बहुत अहम भूमिका है और उसे ये समझना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप करे, एक तादात्म्य स्थापित करे, क्योंकि तभी विद्यार्थियों का, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, उनका सर्वांगीण विकास तभी होगा जब वो अपनी टीचर से जुड़े हुए हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लासेस में 30 के ऊपर बच्चे नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंथ। क्योंकि हुँ, फिर टीचर्स को भी लगता है कि वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही। और एक और मैंने प्रॉब्लम देखा कि कुछ बच्चे कमजोर रहते हैं और कुछ बच्चे प्रतिभावान होते हैं, तो हुँ, साइकोलॉजिकली एक टीचर को प्रतिभावान बच्चे ही पसंद आते हैं ऑब्वियसली। और जो कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें इरिटेशन होती है उनसे। तो इस तरह हुँ, की जो ये अनुभूति होती है टीचर्स को, वो नहीं होनी चाहिए। और हुँ, क्योंकि जो कमजोर बच्चा है पढ़ाई में, हो सकता है वो किसी अच्छे क्षेत्र में ज्यादा टैलेंटेड हो, तो टीचर का हुँ। ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो उस टैलेंट को टैप करे और उसको उजागर करे, ये बहुत जरूरी है। तो प्रतिभा को टीचर की, पहचानना और निखारना। हाँ, अब जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें मैंने माफ़ करना मैं थोड़ा नेगेटिव बोल रही हूँ, पर मैंने कुछ टीचर्स को देखा, उन्होंने पेरेंट्स के सामने अपने बच्चों को बोला कि बड़ा नालायक है तुम्हारा बच्चा। तो कोई भी हुँ, माँ-बाप को इस तरह से बोला जाना नहीं अच्छा पसंद नहीं लगता। आता। अच्छा, उनको हुँ, अच्छा नहीं लगता। तो हुँ, ये टीचर्स को ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चे को मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको
उनके ऊपर मतलब एक इस प्रकार का प्रभाव डालें कि वो अपने टीचर्स पे सब कुछ खोल के बता सकें, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, वो भी बता सकें। सही बात है। आप गाने, कविताएँ लिखती हैं, गाने कंपोज़ करती हैं, वॉइस ओवर भी करती हैं। इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? अ, ऐसा है मीनाक्षी, मैं कबीर की साखियों से बहुत प्रभावित हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। पत्थर भी अगर रस्सी के घर्षण से में उसमें चिन्ह आ सकते हैं, तो आप अगर मेहनत करोगे तो कोई भी जो आपके पास हुनर है वो तो परिमार्जित होएगा ही। और दूसरी वाक़ई। साखी ये है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर आप हुँ, आलोचना करने वाले लोगों को अपने पास रखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर आप सब जगह प्रशंसा प्रशंसा ही सुनते रहेंगे तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। ऐसा मुझे, सही मेरा बात। ही पर्सनल ओपिनियन। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है, और समय का तो समय के साथ तो मैं मुठभेड़ करती ही रहती हूँ, पर मेरा मैं ऐसा कोई अलग से समय अलॉट नहीं करती। जब भी मुझे लगता है मैं लिखने बैठ जाती हूँ, जब भी मुझे लगता है तो मैं गाने बैठ जाती हूँ। तो समय तो निकल ही हुँ। जाता समय को मैनेज करना हमें आना चाहिए। है। हाँ, जब सब काम हो जाता है तो फ्री तो होती है थोड़ी, थोड़ा बहुत। और हाँ, मैं नींद से भी झगड़ती हूँ काफ़ी। आमतौर पर यही होता है कि दिन तो सबके लिए 24 घंटे का बना है। लेकिन हम अमूमन यही देखते हैं कि महिलाओं की शिकायत होती है घर के कामों से समय नहीं मिलता या किस समय हम बैठे हैं हमें नहीं समझ में आता। तो वो एक ये बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ मेरे ख्याल से मैनेज ये बोलना करते हुए गलत है, ये बोलना ही गलत है, ये बोलना ही नहीं चाहिए। सही बात है। तो इन सब से ऊपर उठ पाएँगी तभी आप कुछ कर पाएँगे। यही शायद सच बात है। आपकी कविता पढ़कर मैं हमारे दर्शकों को बता दूँ कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम जी ने जयलक्ष्मी जी की एक कविता पढ़कर भावुक होकर एक एप्रिसिएशन लेटर लिखा था। कुछ उस बारे में बताएँगी? हाँ, इतनी बड़ी शख्सियत श्री अब्दुल कलाम जी, उन्होंने मेरी कविता को पढ़ा और सराहा। मैं कहती हूँ मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। और तब उस समय मैं नासिक के केटीएचएम कॉलेज में विजिटिंग लेक्चरर थी। तो जब ये लेटर आया तो मेरे जो प्रिंसिपल थे वो इतने खुश हुए, उन्होंने नोटिस बोर्ड पे, स्टाफ रूम में, सब जगह वो सर्टिफिकेट लगाया और बहुत खुश हुए। तो खुशी वाक़ई तो ये हुई। बात तो बहुत ही बड़ी बात है। आपको आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया हो जब आपको अपना लिखना सार्थक लगा हो, कोई ऐसा क्षण? हाँ, मीनाक्षी 2-3 घटनाएँ हैं जो मुझे मतलब जो बताती हैं कि मेरी लेखनी सार्थक हुई है। जम्मू में संजवान कैंप में टेररिस्ट का अटैक हुआ था, बड़ा भीषण अटैक हुआ था, बड़ी गोलीबारी हुई थी। उस समय हुँ, एक हुँ, 14 साल का लड़का था, सौम्यदीप। तो वो अपनी हुँ, परिवार को सुरक्षा देना चाहता था। तो उसने क्या किया कि अपने जो मेन घर का दरवाज़ा था उसके पास बहुत सारे बॉक्सेस लगा दिए, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। पर इतनी गोलीबारी हुई कि रोशनदान से भी होने लगी। तो फिर उससे हुँ, क्या हुआ कि उसकी छाती और सीने में, छाती और सिर पे उसको चोट आई और वो कोमा में चला गया। ओहो! तो जो उसके पिता थे हवलदार जाना, वो उन्होंने मेरे हस्बैंड को अप्रोच किया और कहा कि बहुत परेशानी है। तो फिर उन्होंने भी आर्मी हेडक्वार्टर में लिखा और फिर बच्चे को आरआर में शिफ्ट किया। वहाँ उसकी अच्छी तीमारदारी हुई और चिकित्सा हुई और उसकी एक आँख तो आहत हो गई, काफ़ी समय लगा उसको उभरने के लिए, पर उसको बाद में अभी वो ठीक है और उसको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला। ये तो एक वाक़या है। दूसरा वाक़या ये है कि एक महिला वीर नारी जिसको हम कहते हैं, निधि दुबे नाम की, तो उसके हस्बैंड का देहावसान हो गया था, वो आर्मी में थे और इसीलिए वो चाहती थी कि वो भी आर्मी ऑफिसर बने। बट तब वो गर्भवती भी थी, तो उसने पढ़ाई करी और फिज़िकल ट्रेनिंग आपको पता है बहुत मुश्किल की होती है और फिर बहुत इसीलिए मुश्किल। आर्मी में दाखिला होना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, तो 4 बार वो अनुत्तीर्ण हुई और 5वीं बार वो उत्तीर्ण हो गई। पर दुर्भाग्य से कोई वैकेंसी नहीं ओहो! थी। तो पूर्व का सम्मेलन होता है, उसमें वो हम लोगों से मिली। तब मेरे हुँ, हस्बैंड ने आर्मी हेडक्वार्टर में उसके लिए कुछ पत्र लिखे
और मैंने उसके लिए फौजी इंडिया, डेवलपिंग इंडिया मिरर और इतने सारे ऑनलाइन और सभी पेपरों में उसके ऊपर एक लेख लिखा। और हुँ, आर्मी बड़ी मैग्नानिमस थी और उन्होंने एक क्लियर वैकेंसी उसके लिए क्रिएट करी और आज वो शान से लेफ्टिनेंट बनकर उधमपुर में पोस्ट है। थर्ड वाह! वाकया ये है कि अ, जब रिटायर मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए, उसके बाद यहाँ भोपाल में जो शौर्य स्मारक जिसकी आपने बात करी वो खुला। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मार्टियर्स के ऊपर कुछ बोलूं। हुँ, हुँ, तो मैंने शहीदों के ऊपर कुछ रिसर्च करना शुरू किया और हर शहीद के ऊपर रिसर्च किया, मतलब उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके यूनिट के बारे में, उनके दोस्तों से परिचय लिया, उनका बहुत काफी लंबा रिसर्च। एक प्रकार का एक रूहानी रिश्ता मेरा उनसे हुआ जी, और मुझे मैंने फिर याद है उनके। आपने एक बार बताया भी था मुझे। हाँ जी। मुझे याद है इस बारे में आपने एक बार कहा था कि आप जब इनके शहीदों के विषय में लिखती हैं और उनके परिवारों से मिलती हैं, तो आप बहुत दिन तक सो भी नहीं पाती हैं। आप हाँ उससे हाँ, इतना कनेक्ट हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने बोलना शुरू किया और एक यहाँ मार्टियर है कैप्टन देवाशीष, तो उनके ऊपर तो मैंने काफी बार बोला है, 5-6 बार बोला हुआ है। तो इस बार भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया होना चाहिए, तो फिर मैंने उनके लिए देशभक्ति का गीत लिखा और स्वरबद्ध। अ, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि डॉक्टर जयलक्ष्मी जी और उनके पति ब्रिगेडियर विनायक जी भारतीय सेना के जवान जो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों को उनका जो भी सम्मान है और जो भी मदद है, वो दिलवाने में बहुत प्रयास करते हैं। जयलक्ष्मी जी ज़रा ये बताएँगी कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, जब तक मेरे हस्बैंड सर्विस में थे, तो वो उसी में मशगूल थे अपने यूनिट में, अपने जवानों के साथ। फिर उसके पश्चात जब वो रिटायर हुए, तब उन्हें लगा कि जो शहीद होते हैं, जो मार्टियर्स होते हैं, अ, कुछ समय के लिए शासन और आर्मी भी काफ़ी कुछ करती है, शासन भी आता है, करता है काफ़ी कुछ। पर कुछ देर के बाद उनकी पत्नी, उनकी फैमिली अकेले पड़ जाते हैं। किस तरह से पेंशन लेनी है, किस तरह से बैंक में ऑपरेट करना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो उन्हें उनसे वो वाकिफ़ नहीं होते। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने ये मुहिम चलाई कि जिन-जिन को पेंशन नहीं मिल रही है, वो उनके लिए एक्सेसिबल हो गए और हुँ, भिंड वगैरह जैसे दूर-दराज क्षेत्र हैं, उनके उधर हम गए और हमने हुँ, कई वीर नारियों से बात करी और 62 और 65 और 71 के जो वॉर हैं, हुँ, उनकी हुँ, भी जो वीर नारियाँ थी, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी और 80 हुँ, साल हो जाने के बाद आपको 20% इंक्रीज़ मिलता है पेंशन में। इस चीज़ के का भी उनको मालूमात नहीं थी। तो इस सब हुँ, चीज़ से उन्होंने उनको रूबरू कराया और उनकी बहुत मदद करी और उनको पेंशन वगैरह दिलवाई। तो इस हुँ। तरह से हमारे पास लोग आते रहते हैं और हम उनकी मदद करते बहुत, बहुत ही प्रेरणास्पद कार्य है। अ, आप जैसे एक माँ के लिए अपने सभी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, ऑब्वियसली आपके लिए अपनी सभी कृति, सभी लेख बहुत दिल के करीब होंगे। लेकिन कोई ख़ास कविता या कुछ लेख ऐसा हो जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें, आपकी पसंदीदा रचना में से? मेरी एक हिंदी कविता है जो मैंने एक स्त्री को देख के लिखी थी। वैसे तो मैं सारी कविताएँ एक ही सिटिंग में लिखती हूँ, पर वो पहली बार ऐसा था कि वो थोड़ी लंबी-सी थी, तो ज़्यादा तो लंबी नहीं थी, थोड़ी लंबी थी। तो मैंने एक ही सिटिंग में उसको लिखी थी, तो वो मुझे बहुत पसंद आई थी और दिल्ली पोएट्री में मैंने उसको बोला था। दिल्ली पोएट्री मेंबर थी मैं, दिल्ली पोएट्री क्लब की। मैं जी। आपके लिए बोलती हूँ, वो बताती हूँ। मैं सोचती हूँ, वह चुप क्यों है? मैं सोचती हूँ, वह चुप क्यों है? इतनी भीड़, गर्मी, बाज़ारों की चहल-पहल, जीवन की व्यस्तता, विचारों की उथल-पुथल। मैं सोचती हूँ, वह चुप क्यों? हो सकता है वो जीवन के किसी कटु अनुभव की शिकार हो, विवाह की त्रासदी, रिश्तों का कड़वापन, समाज की उदासीनता, सास की फटकार या फिर एक तरफा प्रेम की मायूसी। मैं सोचती हूँ, वह चुप क्यों? क्यों नहीं वो इस घुटन से निजात पाती? क्यों वो सिमटी घबराई हुई सी? क्यों नहीं वो खुली हवा में सांस लेती? क्यों वहां विरक्त, अव्यक्त और अशांत? मैं सोचती हूँ, वो चुप क्यों? वह जानती है उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं, वह हमेशा से प्रताड़ित है, अब सब कुछ हो चुकी है। तो फिर क्या फायदा?
क्या फ़ायदा उस बुझी हुई राख में चिंगारी जलाने की, पिंजरे में वन पक्षी को आकाश दिखाने की, आंधी में बुझते हुए दिए को टिमटिमाने की या फिर रेत में कलकलाती सरिता बहाने की? कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस विस्तृत संसार में, काँटों के इस भीषण जंजाल में, आदमी की घृणा, वासना, यातना सहती हुई, समाज की अवहेलना, उपालम, तिरस्कार झेलती हुई, वर्षों की कड़ी मेहनत और असीम प्यार की कुर्बानी देते हुए कुछ भी कर सकने में असमर्थ वह मात्र एक स्त्री है। इसीलिए मैं सही सोचती हूँ कि वह चुप है, वह चुप है, वह चुप बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत ही अच्छे शब्दों में और स्त्री की मन भावना को आपने बहुत सीमित शब्दों में पूरा किया है, बहुत ही खूबसूरत। है। धन्यवाद। ये कविता शायद आपने शीला दीक्षित जी के किसी कार्यक्रम में पढ़ी थी। हाँ जी। आपको 2003 में वुमेन्स अवार्ड से नवाज़ा गया था। कुछ हाँ उस जी। बारे में बताएँगे? हाँ, ये मुझे नासिक में लोकमत ने दिया था। ये कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर और म्यूज़िक के लिए मुझे दिया गया है और बेसिकली इसी के लिए दिया गया है मुझे, कि साहित्य में जो मैंने हुँ, लेखनी करी है और संगीत में जो मैंने गाने कंपोज़ करे, 32 वीडियोज़ हैं मेरे अ, यूट्यूब यूट्यूब पे। चैनल पर। जी। हाँ, अभी हो गए हैं मतलब पहले लिखे हुए थे पर अब उनको यूट्यूब में मैंने डाल दिया। तो इसीलिए मुझे ये मिला है खिताब। अ, आपके पति फ़ौज में हैं। अ, आपके परिवार से कोई और भी फ़ौज में है? बचपन से हाँ, आपने ये ये माहौल देखा? हाँ, हाँ, ये बोल सकती हूँ मैं। एक्चुअली मेरे ससुर कर्नल आर.एस. अय्यर वो इंडियन आर्मी में थे और वो जनरल मानेकशॉ के कार्यकाल में कार्यरत थे और हुँ, हुँ। बर्मा वॉर और मुक्ति वाहिनी का वे एक अभिन्न अंग भी थे। हुँ, अ, हुँ। मायके से मेरे तीनों जीजाजी जो हैं, वो फ़ौज में रहे हैं। मेरे ब्रदर्स, मेरे कज़न सब आर्मी में हैं। इनफैक्ट मेरे एक ब्रदर तो आर्मी से वाइस चीफ जनरल मिलन नायडू रिटायर हुए जो भोपाल में ही हैं। तो इस तरह से सभी लोग आर्मी में ही थे। तो मेरे को आर्मी का माहौल पता था। और जब तक विवाह नहीं होता, तब तक वो फ़ील नहीं आती। सच बात है। तो आप कोई ऐसी घटना आपको याद हो जिस समय जिससे आपको गर्व महसूस हुआ हो कि आप फ़ौज से जुड़ी हुई हैं? मीनाक्षी तुमने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझती हूँ कि मैं फ़ौज से जुड़ी हुई हूँ। जी। क्योंकि शायद लोगों को पता है या नहीं, फ़ौज एक ऐसी संस्था है, जो हमेशा एकजुट होती है, यूनाइटेड होती है। हम लोग हुँ, फैमिली के समान रहते हैं। अगर वॉर में ऑफिसरान जब जाते हैं, तो जवान लोग उनके लिए मर मिटने को तैयार हैं। प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी मजबूत होती है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हुँ। जो जुझारूपन है, वो फ़ौज में है। जो समय की पाबंदी है, वो फ़ौज में है। जो अनुशासन प्रियता है, वो फ़ौज में है। जो धैर्य, जो साहस और देश के ऊपर मर मिटने की जो जज़्बा है, वो फ़ौज में है। और धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज़्म ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो फ़ौज में है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो हमें हुँ, महाउपनिषद से मिलती है, वो मैं कहती हूँ इंडियन आर्मी के लिए बहुत सटीक है। क्योंकि हमारी आर्मी तभी आक्रमण करती है जब कोई हम पर आक्रमण करता है। तो जो ये हुँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि सारा वर्ल्ड एक परिवार है, वो हुँ, हुँ, हम भारतीयों में है। और मैं यहाँ पर आपको एक 2 घटना बताना चाहती हूँ। भोपाल में हमारे यहाँ पर एयर वाइस मार्शल आदित्य हुँ, विक्रम पेठिया हैं, जो प्रिज़नर ऑफ वॉर थे। उन्होंने बहुत यातनाएँ भी सही हैं पाकिस्तान में। उनके हुँ, उनका ये कार्य था कि वे पाकिस्तान की ट्रेन जो कि गोला बारूद से भरी हुई थी और जो अ, टैंक थे और उन सबको उन्होंने ध्वस्त किया। और ये हुँ, सब कार्य उन्होंने पता है कैसे किया? उन्होंने अपने साथियों के साथ किया और वो साथी थे एक सिख ऑफिसर, एक हुँ, क्रिश्चियन ऑफिसर और एक मुस्लिम ऑफिसर। तो धर्मनिरपेक्षता का इतना ज्वलंत उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? कहीं भी वाक़ई नहीं में। मिलेगा, केवल हुँ, इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में ही है। मेरे ख़्याल से कुछ देशों में जैसे स्कूलों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य है।
हमारे देश में भी अगर हम सैनिक शिक्षा अनिवार्य करें, तो शायद काफ़ी हद तक हम इस समस्या से ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि फिलहाल जो हम देख रहे हैं मौजूदा हालात में, अलग-अलग टुकड़ों में हम सब बँटे हुए हैं हुँ, और हुँ। कहीं न कहीं ये मैसेज हमारे देश के लिए अच्छा तो नहीं है। तो आपको हुँ। ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ हम अपने शिक्षा तंत्र में सुधार ला सकें, तो उसका कुछ हाँ, हमें सैनिक फ़ायदा स्कूल तो मिलेगा? बहुत खुले हैं, यहाँ पर अभी बैतूल में भी खुले हुए हैं और हम अक्सर जाते हैं हुँ, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए भी एक नया स्कूल खुला है बैतूल में भी और भी बहुत से हुँ, सैनिक स्कूल हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे जब एनसीसी जॉइन करते हैं, हुँ, हुँ। तो उनको उनकी इतनी टफ़ लाइफ़ होती है, तो इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू गेटिंग एनलिस्टेड इन आर्मी। एकदम उनको एक स्टेपिंग स्टोन मिलता है कि वो आर्मी में जा सकते हैं और आर्मी मैं भूल ना जाऊँ एनसीसी का एक बहुत ही सुंदर एक गीत है, हम सब भारतीय हैं कि जी। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ गिरजा का है घड़ियाल यही मुल्ला की यही है अजान एक ही अपना राम है एक ही अल्लाह ताला है एक ही अल्लाह ताला है इससे बढ़िया गीत और क्या होगा तो बच्चे तो वाक़ई। बहुत ज्यादा इससे प्रेरित हो जाते हैं और आर्मी में हुँ, जाने का सोचते हैं। हुँ। फ़ौजी जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। एक फ़ौजी की पत्नी के मन में उस समय क्या चल रहा होता है जब उसका पति फ्रंट पर होता है या दुश्मन के साथ किसी युद्ध में होता है, तब आपने वो फ़ेज़ तो कई बार आपके जीवन में वो फ़ेज़ आया होगा। तो उस समय आप क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं? कुछ उस बारे में बताएँगी? हाँ जी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड एयर डिफेंस में हैं, जो कि अक्सर पीस पोस्टिंग होती है, पर कुछ ऐसा हुआ कि जब हम चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, वो कमांडिंग ऑफिसर थे, तब उनकी 1 साल के लिए डोडा में पोस्टिंग हुई, जहाँ पर आतंकवादी का बहुत उत्पात मच रहा था। तो वो 1 साल के लिए जब थे, तब तो कोई मोबाइल नहीं थे, तो वो हुँ। अ, आर्मी के जो फ़ोन होते हैं, उसके द्वारा मुझे रोज़ मुझसे बात करते थे, दूसरे जवानों के बारे में बताने के लिए, सारे जवान चले गए थे, तो उनकी फैमिलीज़ पीछे रहती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा फ़ौजी की बीवी का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यही रहता है कि वे जवानों की फैमिलीज़ को की देखभाल करें, उनका मनोबल मजबूत करें, उनको नसीहत दें, उनके बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्कूल ट्यूशन का या कोई भी उनकी सब वो फलीभूत करें सारी उनकी जो डिमांड्स हैं। तो हम रोज़ उनसे मिलते थे और मैंने आपको पहले ही बताया एक फैमिली के समान होते हैं। हम रंगारंग कार्यक्रम करते थे उनके साथ और अच्छा उनका मोरल बूस्ट करते थे। तो इस तरह से ये था और एक बार जब मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर थे पठानकोट में, तब उनकी ड्यूटी जवाहर टनल पे नेशनल हाईवे पे थी, तब तो 24 घंटे जवान विजिलेंस पे होते हैं, आईडी ब्लास्ट होता है, इतनी फायरिंग होती है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो तब भी मैं वहाँ पर चंडीगढ़ में थी, तो मैं मनसा देवी मंदिर में जाती थी हर फ्राइडे को और ये प्रेयर करती थी कि कोई कैजुअल्टी नहीं हो और भगवान की दुआ है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हो। वाक़ई, ईश्वर सबका रखवाला है। अ, मैं मुझे हमेशा से कन्फ्यूज़न होता है मतलब मैं आपको जब देखती हूँ, एक बहुत ही ज़िंदा-दिल व्यक्तित्व है आपका। मैंने पहली बार से जब से आपको देखा है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक कलाकार भावना प्रधान होता है। हमेशा मैंने कहीं पढ़ा भी था कि भावनाओं का अतिरेक कलाकार को जन्म देता है। और दूसरी आप से जुड़ी हुई हैं, जहाँ फ़र्ज़ प्रधान होता है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि किस तरह से आप अपनी लेखनी को कंट्रोल करती होंगी? कैसे लिख पाती हैं आप उस समय? एक्चुअली मैं सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड को दूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक और मजबूत बनाया। मैं बहुत ज़्यादा भावनाप्रद हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और मुझे दूर रखते हैं क्योंकि मैं रो देती हूँ जल्दी। तो जब कोई शहीद हो जाता था, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, हाँ, "देखना, देखना, देखना।" खूब मुझे हिदायतें दी जाती थी। फिर मैं जब जाती थी तो फैमिली को सँभालने हाँ। की और उनको मजबूत करने की और
बच्चों को सँभालने की, उसके साथ समय बिताने के लिए जाती थी। जब जाती थी उसके पहले रो लेती थी, जब वापस आती थी हाँ, तब भी रो लेती थी। पर अब वहाँ जाके ठीक रहती थी। हाँ। काफ़ी तो फ़ौज में रहने के बाद अब आप सिविलियन लाइफ़ में एडजस्ट कर रहे हैं, तो दोनों प्रकार के जीवन में आपको सबसे बड़ा फ़र्क क्या महसूस होता है? हुँ। थोड़ा एडजस्टमेंट में हल्का-सा प्रॉब्लम तो होता है वैसे क्योंकि आर्मी थोड़ी कट ऑफ होती है मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ़ से। पर हुँ, हुँ, समय की पाबंदी बहुत अखरती है, हुँ। अनुशासनहीनता बहुत अखरती है हुँ, और ये जो एक-दूसरे को ग्रीटिंग्स करने की ये भी क्योंकि आर्मी में बहुत हुँ, लिहाज़ किया जाता है, कर्टसीज़ होती हैं और एक बात मैं हुँ, आपको शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगी, एक बात हुँ, जो मुझे बहुत प्रभावित करी है आर्मी में, वो ये कि अगर जवान की बीवी भी आ जाए, तो जो हमारे जनरल साहब हैं या आला अफ़सर हैं, जो बहुत ही ऊँचे ओहदे पर हैं, वो भी खड़े हुँ। होकर उसको सैल्यूट करते हैं। महिलाओं के लिए सम्मान काफ़ी होता है। औरतों का जी, बहुत ज़्यादा सम्मान बहुत है। ज़्यादा। वाक़ई में तो ये तो ये जैसे एक जन्म घुंटी में पिलाई जाने वाली चीज़ होनी चाहिए हर एक के लिए। कि बहुत मतलब सारी एकदम जैसे ही समस्याएँ सुबह उठो तो कम से कम नमस्ते तो करो। और ये सही। मुझे बहुत अजब लगता है कि जब मैं किसी शख्स को मिलती हूँ, तो हुँ, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लेडी उनको नमस्ते पहले करे, तो मैं तो नहीं सही। करती नमस्ते। मेरे हस्बैंड ज़रूर बिल्कुल, लेडीज़ को करते थे, पर मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे को आदत ही है कि कोई हुँ, जेंट मुझको पहले नमस्कार सामने करे। हुँ, सही बात। ये होना भी चाहिए। समाज में अगर हमें महिलाओं की स्थिति पे बहुत कितने विचार-विमर्श होते हैं, कितनी संस्थाएँ काम कर रही हैं, लेकिन अगर ये एक बेसिक चीज़ हम अपने घर के बच्चों को सिखाएँ, लड़कों को स्पेशली और सभी पुरुष इस बात को अगर सीखें, तो एक महिला के लिए सम्मान अपने काफ़ी हद तक जो आज समस्याएँ हो रही हैं, वो शायद कम हो या ना हो। बिल्कुल। ये तो होना चाहिए। धर्म के आधार पर जैसे हमने पहले भी बात करी, हम सभी अलग-अलग टुकड़ों में बँटे हुए हैं। आर्मी में मैंने एक बार देखा था वहाँ एक जो होली प्लेस होता है, वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी एक ही प्रीमाइसेस में होती हैं, हुँ, सभी जगह। हुँ। तो वहाँ किस तरह से आप मैनेज होता है? मतलब सबके टाइम कुछ अलग होते हैं या किस तरह से नहीं, वो एक ही प्रांगण वहाँ में मैनेज सब जगह होता है। गुरुद्वारा, मस्जिद वगैरह सब कुछ एक साथ होता है। आपने बहुत अच्छा जी। प्रश्न दिया पूछा है मुझे। एक्चुअली पुणे में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में रिलीजियस टीचिंग होती है। हुँ, तो हमारे यहाँ जो भी प्रशिक्षित होकर आते हैं सोल्जर्स, कोई पंडित बनकर, कोई मौलवी बनकर, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा कि जब मौलवी हुँ, नहीं आता, तो पंडित उसकी ड्यूटीज़ करता है और जब पंडित नहीं आता, तो मौलवी उसकी ड्यूटीज़ करता है और इसी तरह से गुरुद्वारे में और गिरजा में भी ऐसे ही। तो आप समझ हुँ, सकते हुँ, हैं कि हम लोग कितने ब्रॉड माइंडेड हैं। मतलब हम ये सोचते हुँ, ही नहीं कि हम में कोई अलगाव है। हम लोग सब एक हैं। सही मैंने बात। आपको उदाहरण दिया है हमारे एयर वाइस मार्शल साहब का। उनके साथ जो जी, थे लोग, वो सारे डिफरेंट रिलिजन के। अलग रिलीजन तो हुँ। हाँ, मतलब जिसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको केवल फौज में ही मिलेगी। एक प्रश्न मेरे मन में काफ़ी समय से उठ रहा है कि जैसे हम पुरानी कहानियाँ सुनते हैं जब देश का विभाजन हुआ उस समय और उससे पहले की भी, तो उस समय इतना अलग-अलग धर्मों के हिसाब से हम नहीं बँटे हुए थे। साथ मिल के बहुत से काम होते थे। लेकिन हुँ, जैसे-जैसे ये एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, कहीं न कहीं सबके मन में ये चीज़ अलग आने लगी है कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं या हम किसी और कास्ट के हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप शिक्षा तंत्र से भी जुड़ी हुई हैं और मुझे आर्मी से भी मुझे हैं। ऐसा नहीं लगता कि विद्यार्थियों में ये बात पनपी होगी। ये तो ऐसा है कि जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो टुच्ची बातें को मानते हैं और अलगाव जी। करते हैं, तो जो फैनेटिक्स होते हैं, तो आप उनका तो उनकी मानसिकता ही ऐसी है। तो जब हुँ, उनकी मानसिकता ऐसी है, तो आप तो कुछ कर नहीं सकते। और बहुत से लोग आर्मी के बारे में जानते नहीं हैं। तो आर्मी में ये सब है, मैं लोगों को कई बार बताती हूँ ये बात भी, कि आर्मी में हुँ, देखिए
लोग धर्मनिरपेक्षता का मतलब पालन करते हैं। तो ये हुँ, लोगों को कई बातें समझ में आती ही नहीं। वो अभी भी जब किसी की शादी भी होती है तो उसमें भी वो भेदभाव करते हैं। हालाँकि हम हुँ, लोगों का सबका रक्त तो एक ही है, पर उसमें भी वो करते हैं इस तरह से। हुँ। आपने यौगिक क्रिया भी सीखा है आपने, तो कुछ उसके बारे में बताएँगे? योग के बारे में तो ख़ैर सभी को पता होगा क्योंकि आजकल सभी पारंगत हैं। हमारे मोदी जी ने जी। इतना योग के विषय में कहा है। तो हुँ, योग तो बहुत ज़रूरी है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, वो तो सभी को पता है। जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है ये कोई ईज़ी नहीं है। लोग हुँ, सोचेंगे हुँ। बड़ा भाषण देने आ गई। ये जो अष्टांग योग है, उसको जी, फ़ॉलो करना सबसे ज़रूरी है। कुछ हद तक तो ज़रूरी है ही, ट्राई तो कर ही सकते हैं, अगर हमें पता हो। कोशिश जैसे जी। यम नियम है, तो यम में एब्स्टिनेंस, व्यसन कोई नहीं होना चाहिए, शराब पीना हुँ, और ड्रग्स खाना और ये सब जो व्यसन है, वो नहीं होना हुँ, चाहिए। नियम में ऑब्जर्वेंसेस हैं, छोटी-मोटी बातें हैं, प्यूरिटी ऑफ माइंड पवित्रता होनी चाहिए मन में, झूठ नहीं बोलना हुँ, चाहिए, संयम रखना चाहिए, हुँ, हुँ। अच्छे सही रास्ते पर चलना चाहिए। ये हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, पर जब बच्चे जी, बड़े हो जाते हैं, तो वो भटक जाते हैं। और भटक फिर जाते हैं। आसन है, आसन तो सभी को पता है योगा में जो आसन पोस्चर्स करते हुँ, हैं और प्राणायाम जो है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखता है। मैं 2001 से कर रही हूँ प्राणायाम और मैं एक भी दिन नहीं चूकती। मैं उस पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ। और जो 5वां है प्रत्याहार, विथड्रॉल ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम सेंसेस जो जिससे हुँ, हुँ, गांधी जी ने भी लिखा है कि बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो ये सब। तो कोई भी चीज़ आप जो अ, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बल्कि जब हुँ, आप ध्यान में बैठोगे, तो विचार शून्य होना बहुत मुश्किल है। पर ये भी एक प्रकार से भगवान की कृपा से और डिटैचमेंट से और डिटर्मिनेशन से ही आता है। अगर आपको हुँ, निश्चय है कि आप कर लोगे, तो आप कर लो। फिर धारणा है मतलब कंसंट्रेशन आप किताब भी पढ़ते हो तो आपका ध्यान कहीं और जाता है तो कंसंट्रेशन तो हुँ, तभी आएगा जब आप उसको नियमित रूप से इन सब चीजों को करो फिर उसके बाद मेडिटेशन ध्यान ध्यान जब आप करते हो तो भले ही आपका मन इधर उधर जा रहा मन तो बहुत चंचल है भले ही आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है पर आपको ये माइंड जो है डिजायर्स आपकी होती है तो आप अवेयर रहें कि आपकी क्या डिजायर हो रही है कॉन्शियस रहें हुँ, उसको हुँ, कंपल्सिव नहीं बना मतलब कोई डिजायर होती है तो करने कर ले उसकी डिजायर वापस विड्रॉ कर छोटी मोटी हुँ, जो डिजायर है खराब डिजायर तो करनी ही नहीं चाहिए और फिर उसके बाद हुँ, समाधि है तो वो तो बहुत ही मुश्किल है एब्जॉर्प्शन है एक इनर कलेक्टिवनेस कि आप शरीर में हुँ, रहकर भी हुँ। भगवान से जुड़ जाए तो सन्यासी लोग ही कर सकते हैं पर ये जो पहले की चीजें मैंने बताई उसके लिए हम ट्राई तो कर सकते हैं क्योंकि जब माँ बाप करेंगे तभी बच्चे भी कर पाएंगे जी। आप 2001 से योगिक क्रियाएँ कर रही हैं, तो आपने कभी अनुभव किया समाधि का? नहीं मैंने कभी अनुभव नहीं किया पर ये है कि जब आप इस तरह की क्रियाएं करते हैं यौगिक क्रियाएं तब जी। आपको एक प्रकार की प्रसन्नता का बोध होता है और उम, मुझे लगता है कि कई बार मुझे ये लगा है कि जब मैं कुछ लिखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि क्या ये मैंने लिखा है या कोई मेरी लेखनी में बैठा हुआ है या कोई मेरे दिमाग में बैठा हुआ है तो मैं हुँ, हुँ, अपने आप को कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती कि मैंने ही लिखा है क्योंकि मुझे ये लगता है जो मेरा है वो तुझे अर्पण तो हुँ, जो तेरा है वो तुझे अर्पण क्योंकि भगवान ने ही हमें ये सब दिया है तो वो एक तरह का जो हैप्पीनेस है जो एबंडेंस है वो मैंने महसूस किया है अपने भीतर कहते भी हैं कि असली कलाकार वही होता है जो अपनी कृति को या अपने किसी भी कार्य को क्रेडिट खुद को ना दे। आप देना भी नहीं तभी चाहिए एक असली कलाकार बन सकते हैं जब आप अपने इस अहंकार भाव से ऊपर उठ जाएँ कि आपने कुछ किया। हाँ क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है आप ये सोचिए दुनिया में इतना डिस्क्रिमिनेशन है कोई गरीब है कोई
रईस है। कोई बहुत मेहनत करता है, कोई बहुत मेहनत नहीं करता है। मुझे तो ये लगता है कि सारा कुछ ये अ, ईश्वर प्रेरित है, ऐसा ही मुझे लगता है। मैं यही भावना को मानती हूँ और इस ये काफ़ी डिबेटेबल इश्यू है। जी। लोग बोलते हैं कई चीज़ें, पर मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरा आदमी क्यों नहीं मेहनत कर रहा है? या उसे ये हुँ, पैशन क्यों नहीं है? मुझे ही क्यों पैशन है? ये मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। तो मैं ये अपना जो मेरा है ये जो विचार, मैं जी। दूसरों से ज़्यादा शेयर नहीं करती, मैंने आज शेयर कर दिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने एक बात कही यौगिक क्रियाओं के साथ कि किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा भी आपने कभी देखा है आप सिखाती भी हैं शायद योग क्रियाएँ? नहीं, अ मैं नहीं तो आपने कभी ये महसूस किया या कभी ये देखा कि कोई व्यसनी व्यक्ति अगर यौगिक क्रियाएँ सीख रहा है या लगातार कर रहा है, तो अपने आप व्यसन से उसको अपने आप उसके व्यसन छूटते हों, ऐसा कभी आपने देखा? इसके लिए मीनाक्षी बहुत ज़्यादा रेगुलैरिटी चाहिए, बहुत जी। ज़्यादा। और मन पर भी एक ताबा चाहिए, मन पे ताबा तो तभी आएगा जब मन पे कंट्रोल तभी आएगा, जब आप ये सब क्रियाएँ करेंगी। तो हुँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि क्योंकि ये जो लत ऐसी होती है, ये एक प्रकार का ऑब्सेशन है। ये हुँ, ऐसी हुँ, लत है कि एक बार किसी को लग जाए तो उससे उभरना बहुत मुश्किल है। लोगों को रिहैब में रखा जाता है इसीलिए क्योंकि वो हुँ, अ, व्यसनी हो जाते हैं। तो ये एक व्यसनी जो ऐसी हो चीज़ जाता है कि ऐसे लोगों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर ये है। हुँ, कहाँ हुँ, तक लाभान्वित होगा उनके लिए, इसका तो मैं कह नहीं सकती। हुँ। आम जीवन में जैसे आप जो भी कविताएँ या लेख लिखती हैं, मैंने कई लेख आपके पढ़े हैं, लघु कथाएँ पढ़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे आस-पास का जीवन है, जैसे हमारे घर में काम करने वाले सदस्य होते हैं या हमारे आस-पड़ोस में जो लोग हम देखते हैं दिन-रात जिनको, तो क्या जी। आपकी लेखनी उनसे प्रेरित है? हाँ, बिल्कुल प्रेरित है। बल्कि मेरी जो बुक है शेड्स ऑफ वुमेन, मैं जितनी जी, भी महिलाओं को मिल चुकी हूँ, उनसे प्रभावित हूँ और थोड़ा-सा कल्पना का पुट तो उसमें होता ही है। मेरे ख्याल से सभी राइटर्स हुँ, का हुँ, ऐसा होता होगा कि हालाँकि वो डिनाय हुँ, करते हैं, पर आप इधर-उधर से कुछ उठाते हैं चीज़ें। जैसे मैंने एक कहानी लिखी थी जो दैनिक भास्कर में पब्लिश हुई थी, जड़ें नाम की। जी, उसमें मैंने अपनी जड़ें। मेट के ऊपर लिखा था। तो हुँ, वो मैंने उसमें करा है और एक और मैंने कहानी लिखी थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो लड़का मेरे यहाँ काम कर रहा है, वो एक बहुत आला अफ़सर बन गया बाद में। तो जो मेरे यहाँ जी। सचमुच में जो काम कर रहा था, वो सचमुच में बहुत तरक्की पर चढ़ गया है, आला अफ़सर भी अरे बन वाह! ही जाएगा, माय ब्लेसिंग्स। एक कहानी और आपने लिखी थी शायद आप कुछ उसमें मॉर्निंग वॉक पर आप जाती थी, तब आपका इंटरेक्शन कुछ लोगों से हुआ उससे नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कोई बेस तो वो हमें आपको चाहिए याद है। होता है सीखने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, तो शायद नींव आप वहीं से बनाती हैं। हाँ, जो आस-पास जो घटित होता है अ, वो एक्चुअली आपके जी। इमेजिनेशन को मतलब एक्टिवेट करता है। बल्कि कई बार रात में ऐसा होता है कि मुझे एकदम से बहुत अच्छी लाइनें आ जाती हैं याद और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ क्योंकि फिर नींद आ जाएगी। तो फिर मैं तुरंत उठ के जाती हूँ और ऊपर सोती हूँ तो फिर नीचे आके फटाफट लिखती हूँ और फिर ऊपर जाती हूँ, ऐसा भी होता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने बिल्कुल काल्पनिक कोई कथा या कविता कुछ आपने लिखा और कुछ समय बाद वो सत्य हुआ, घटित हुआ ऐसा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती पर मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जी। मुझे कुछ ऐसा विज़न दिखा है और जो सही होता है। इंट्यूशन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हुँ, क्योंकि कभी-कभी ये तो बहुतों के साथ होता है इंट्यूशन, पर मुझे कभी-कभी हुँ। कुछ चीज़ें भी ऐसी लगती हैं कि ये है, ये ऐसा ही होगा, तो वो ऐसे ही निकलता है। ये सब आप जब यौगिक क्रियाएँ करते हैं, उससे आपका हो हुँ। जाता है। लेकिन शायद साधारण जो आम मनुष्य हैं, उनके जीवन में अगर ऐसा कुछ घटित हो कि उन्हें कुछ इंट्यूशन हो और वो सच हो जाए, तो वो शायद हाँ। अपने स्थिर भी नहीं रख पाते हैं। हाँ, तो वो मेरे ख़्याल से वो देव प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है, ये हुँ, सब जो चीज़ें होती हैं, ये ईश्वर प्रदत्त हुँ, है, हुँ। जी, यही वो कहूँगी। कोई ख़ास गुण होते हैं। जी। हाँ,
हाँ, आपने इतना कुछ किया, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने सारी कविताओं का, कहानियों का संकलन, फिर आपने गाने लिखे हैं, कंपोज़ किए हैं, उनको ट्यून किया है। एक तरफ आप बच्चों के लिए नर्सरी राम पुष्प वाड़ी नाम से आपने एक नर्सरी राइम का संकलन निकाला। तो उसी के दूसरी तरफ आपने सेना के जवानों के ऊपर आहें नाम से एक संकलन निकाला। तो बहुत मतलब कहाँ छोटे बच्चे और कहाँ तो इतना वेरिएशन कैसे आपके वो असली में सुनाई दे रही है आवाज़ मेरी? एम आई ऑडिबल? शायद कुछ मीनाक्षी, सुनाई दे रही है आवाज़? हाँ, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप हाँ, जब अब जब हम पठानकोट में पोस्टेड थे, तब मेरे सौभाग्य से वहाँ जी। मेरे हस्बैंड के अंडर 3-4 यूनिट्स थी। वहाँ कुछ मुझे ऐसी महिलाएँ मिली जो सब बहुत बढ़िया गाती थी। तो मेरे को एकदम से ये हुँ, हुँ। ख्याल आया कि मैंने कुछ लिखना चाहिए और मैंने तब तुम विश्वास नहीं करोगी मैंने 19 कविताएँ लिखी, छोटी-छोटी। मैं रोज़ एक कविता अरे वाह! लिखती थी, स्वरबद्ध करती थी, ले जाती थी, वो तो गाने वाली थी, वो हुँ, सब उठा लेती थी। ऐसे करके हमने 19 कविताएँ लिखी और उनका संकलन किया, एक स्टूडियो में वहीं पर और हुँ, हुँ। वो लोगों बच्चों को आर्मी स्कूल्स में मैंने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को बहुत पसंद आया। जी। और आहें तो उसमें गज़ल-नुमा और थोड़ी ऐसी गाने हैं, जो सोल्जर्स जब फील्ड पे रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर तो वो सुन सकते हैं। तो वो ऐसे एकदम प्योर क्लासिकल तो नहीं है, पर हुँ, ऐसे गीतों का है कलेक्शन। जी। अपने परिवार के बारे में कुछ बताएँगे? अ, मेरे परिवार के बारे में जी। हाँ, हम लोग मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं और मेरी बेटी है एक, मेरे साथ रहती है पैरोकाट। जी, जी। आपने इतना कुछ किया है, साधारण मनुष्य के लिए तो ये बहुत चुनौती भरा है। भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य से क्या आपकी अपेक्षाएँ हैं? भविष्य से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मैं तो सतत लिखती रहती हूँ और वो करती ही रहूँगी और मैंने लेना तो सीखा नहीं, मैं कंट्रीब्यूट ही करूँगी समाज को। मुझे देना ही पसंद है, लेना तो कुछ है हुँ, नहीं, अब तो सब कुछ मिल गया जो भी मिलना चाहिए था। तो हुँ, हुँ। आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हुँ, हुँ। हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो जो आप जयलक्ष्मी जी से पूछना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। आप अपना कोई प्रश्न कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हैं। हमारे जो भी दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, अगर वो अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कर दीजिए। क्या बोला है मैंने? क्या मुझे समझ मैंने दर्शकों से हमारे दर्शकों से मैंने कहा है, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछना चाहें, तो हाँ जी, कमेंट हाँ बॉक्स जी। में टाइप करके पूछ हाँ, सकते हाँ। हैं। हाँ जी। क्या आप तब तक अपना कोई गीत हमें सुना सकती हैं, जो आपने खुद ही लिखा और कंपोज़ किया हो? हाँ जी, वो मैंने कैप्टन देवाशीष के ऊपर जो कविता लिखी थी देशभक्ति की और खुद स्वरबद्ध की है, वो मैं सुना देती हूँ। जान सार करते हैं हम तो सरहद पार करते हैं जब आई दुश्मनों की पलटन मातृभूमि को हम याद करते हैं हम देश के रन बाकुरे हम देश की है ढाल आँच न आने दे कभी हम है होनहार चट्टानों का सीना लिए गोलियों का हाथ मिट न सके बुझ न सके हम है नौनिहाल आशीष देवताओं का ले जन्म देव शीज
सितारा बन के चमका जो देश का परम वीर। उत्साही कर्मठ कृत संकल्प ऐसा देवाशीष, बुलंद इरादों वाला देश प्रेमी देवाशीष। वो विरले ही होते हैं जो देश के लिए जीते हैं, वो हद से गुजर जाते हैं, एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही था वो अप्रतिम हमारा देवशीष, माँ का दुलारा देश का वो उज्जवल वीर। श्रद्धा सुमन अर्पित करे हम तुमको देवशीष, देवशीष देवशीष अमर है देवशीष। देश का सच्चा सपूत वीरों का है वो वीर, देश का महान वीरों में देवशीष, देश का महान वीरों में देवशीष, देश का महान वीरों में देवशीष। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने लिखा है। मुझे याद है शहीद कैप्टन देवाशीष जी की पुण्यतिथि पर उनकी माँ श्रीमती निर्मला जी एक एग्जीबिशन लगाती हैं, कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ जी, वीर माता निर्मला जी वो हर साल झंडा दिवस पर अपने हाथ की बनाई हुई मिट्टी की कलाकृतियां बनाई हुई वो एग्जीबिशन लगाती हैं, और उससे जो धनराशि मिलती है वो सैनिकों के कल्याणार्थ दान देती है, और वो हर साल ये करती हैं। और अ, सैनिक कल्याण गृह में हम लोग सब इकट्ठे होते हैं हर साल, और उन्होंने इस तरह से मतलब अपना जो दुख है या जो दर्द है उन्होंने उसको जी, अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं का उन्नयन और परिष्करण करके एक सृजनात्मक मोड़ दिया है अपनी तरफ। जी। बहुत बहुत ही बड़ी बात है, वाक़ई में वीर माता हैं। सेना में अपने बच्चों को भेजना एक बहुत ही हिम्मती माँ ऐसा कर सकती है। और उसके बाद सेना के जवानों के लिए इतना बड़ा योगदान देना एक वाक़ई में बहुत ही बड़ा दिल होना चाहिए। कुछ प्रश्न आए हैं जयलक्ष्मी जी। शैलजा शुक्ला ये जानना चाहती हैं कि कोई फ़ौजी जीवन की कोई ऐसी घटना जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो? कुछ उस घटना के बारे में बताइए। हाँ, ये एक्चुअली जब भी कोई शहीद हो जाता है और जब एकदम से पता चलता है कि वो शहीद हो गया और जाके परिवार को सँभालना वो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो जब हम यूनिट में थे तब भी कोई शहीद तो नहीं हुआ था, पर ऐसे ही एक बार रेलवे ट्रैक पे उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस समय उस तरह से उसकी डेथ हो गई थी। और हुँ, हुँ। क्योंकि उस समय तो दूसरी जगह बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, तो यही एक घटना थी जो अंदर तक मुझे झकझोर देती थी जब भी कोई शहीद हो जाता है। जी। इसके अलावा जैसे कुछ घटनाएँ हमें सुनने मिलती हैं कि सेना में जवान किसी कारण से कुछ गलत कदम उठाते हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या उनका अपना डिप्रेशन है या हाँ, क्या देखिए कारण अब ऐसा हो ऐसा सकता है ये इसमें बहुत सारे कारण हैं एक्चुअली। हमारे जवान सियाचिन में रहते हैं, बर्फीली पहाड़ियों में। वहाँ है? पर जी, माइनस में उन टेम्परेचर होता है। माइनस में, और उसमें उनको इतना सब कुछ सहना पड़ता है, उसमें आपके मस्तिष्क पर बहुत असर पड़ता है। वहाँ से लेकर हुँ, कन्याकुमारी तक और फिर राजस्थान में इतनी गर्मी में भी वो रहते हैं। हर तरह के विपदाओं से वो जूझते हैं, और जी, ऐसे में एक व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ होना कितना मुश्किल है। तो इसलिए फिर अपने फैमिली से दूर रहते हैं, पूरी दुनिया से दूर रहते हैं। तो इस कारण से कई हादसे होते हैं, कई बार होते हैं, और फिर ऐसा है कि आर्मी में थोड़ी सख्ती भी बरतनी पड़ती है, स्वाभाविक है, क्योंकि बिल्कुल। अगर सख्ती नहीं बरती तो जवान काम भी कैसे करेगा? तो सख्ती जी, भी थोड़ी बरतनी पड़ती है, आप दयालु तो नहीं हो सकते। तो इस कारण जी। से इस तरह के केसेस होते हैं। साधारण जीवन में आने के बाद आपको आपने जैसे कि बताया कि डिसिप्लिन और समय की पाबंदी को लेकर आपको काफ़ी अंतर लगता है।
तो कई बातों में आपको ये भी महसूस होता होगा कि आप सेना के जवान सीमाओं पर खड़े हुए हैं और काफ़ी हद तक अपना जी-जान सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। यहाँ राइट। आपको सिविल लाइफ़ में ऐसा देखने में आता होगा कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोगों में टॉलरेंस बहुत कम है। एक बड़ी हाँ, चीज़ जो बिल्कुल, है जो बिल्कुल, टॉलरेंस की कमी क्योंकि है। कोरोना हो चुका है, मास्क पहनना नहीं चाहते, डाँट-डाँट के जी, उनको सुधारना पड़ता है। मेरे जी, हस्बैंड तो जहाँ भी जाते, खड़े हो जाते, बस उनको भाषण देने लगते। उनको लगता होगा जी। फालतू में बक रहा है व्यक्ति। पर वो तो डिसिप्लिन छोटी-छोटी है ही, चीज़ों में डिसिप्लिन की बिल्कुल डिसिप्लिन है। बहुत हुँ। तो आपको मतलब इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्या किया जाना चाहिए? इस व्यवस्था को बदलने के लिए तो बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन चाहिए भई। सच क्योंकि में। देखिए, सेल्फ हर आदमी डिसिप्लिन शायद। अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर व्यक्ति अपने लिए रिस्पॉन्सिबल जी। है। अगर वो उसे पता है कि वो गलत काम कर रहा है, उसकी अनुभूति भी तो उसे हुँ, होनी चाहिए। अगर उसकी हुँ, मानसिकता इसी तरह की बनी हुई है, तो हुँ, हुँ। किस तरह से आप करोगे? ये सही हालाँकि बात। हमारी बात को लोग मानते हैं, ये नहीं कि नहीं मानते, पर फिर भी हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी स्लैकनेस है अपने उनमें। आप हुँ, हाँ। अपने आप जो चीज़ होनी चाहिए देश के प्रति, समाज के प्रति उसकी काफ़ी कमी लगती होगी आपको। हाँ, जैसे अब एक बहुत छोटी-सी बात है कि आप हमको आदत है हम बहुत सुबह तड़के उठ जाते हैं और जी। कहा गया है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हुँ, ये तो हम लोग कर रहे हैं जब हम शुरू से फ़ौज में थे, क्योंकि हस्बैंड्स जाते थे, उनकी तो दिनचर्या ही सुबह से शुरू हो जाती थी। जी। तो जब मेरा विवाह हुआ तो तब मैं हो सकता है मैं 7 बजे या 6 बजे उठती होंगी। पर अभी हुँ, हुँ। विवाह पश्चात तो मैं वही कर रही हूँ जो मेरे पति कर रहे हैं, वो बहुत डिटरमिन्ड हैं और बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय हैं। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम उठो, पर मैं अपने आप जब वो उठ जाते हैं, मैं भी उठ जाती हूँ, एकदम तड़के उठ जाती हुँ। हूँ, ब्रह्म मुहूर्त आप अपने में। पत्नी और धर्म का पूरी तरह निर्वाह कर रही हैं, इस प्रकार। क्योंकि मेरे हस्बैंड ही इतने प्रेरणा स्रोत हैं, तो मैं कुछ कर नहीं सकती अच्छी बातों में। तो मुझे लगता है जो जी, बातें अच्छी हैं उनमें, वो तो मुझे उनका पालन करना चाहिए। अपनाया जाना बिल्कुल चाहिए। बहुत सात्विक हैं मेरे हस्बैंड और व्यसनी नहीं है बिल्कुल, जी, सारे व्यसन से दूर हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरे लिए। जी। अ, हमारी एक दर्शक कनीज़ ज़हरा रज़वी जी पूछना चाह रही हैं कि आप अपनी अगली बुक कब लिखने वाली हैं? अगली बुक ज़रूर लिखूँगी कनीज़। ज़रूर लिखूँगी अगर कनीज़ जैसे लोग प्रेरणा स्रोत मिल जाएँ तो ज़रूर लिखूँगी और वो ही मेरी एडिटिंग करेंगी। वो पब्लिशिंग में है और वही हाँ। उन्हीं को दूँगी एडिट करने के लिए। देखिए, आप कितनी लोकप्रिय हैं लोगों में कि ये मंच भी कोई छोड़ना नहीं चाह रहा आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए। नहीं, कनीज़ मेरी बहुत अच्छी प्रीति दोस्त है। तारे जी हैं हाँ जी। जी। प्रीति तारे जी हैं हमारी दर्शक। वो कह रही हैं कि आप अपने फ़ेवरेट गज़ल की कुछ लाइनें सुना दीजिए। रात भी नींद भी कहाँ नींद है, रात भी नींद भी कहानी है, हाय क्या चीज है जवानी भी, रात भी नींद भी कहानी, दिल को शोला से करते हैं सहरा, जिंदगी आग भी है पानी, हल्फ क्या क्या मुझे नहीं कहती, कुछ सुनूं मैं तेरी जुबानी पे, पास रहना इसी तरह की
भी मेज़बानी, रात भी नींद भी कहानी। बहुत खूबसूरत। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की ग़ज़ल को आपने अपनी आवाज़ में बहुत खूबसूरती से गाया। किसी दिन हम आपका एक गायकी का सेशन भी रखना चाहेंगे भविष्य में। जयलक्ष्मी जी, आपका हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश आप कुछ कहना चाहती हो? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि वे सतत परिश्रम करें जो भी काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सबकी मुरादें पूरी होंगी। मैं यही बोलूँगी, परिश्रम बस और कुछ नहीं। अब हमारे कार्यक्रम को मुझे समाप्त करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा और जो दर्शकों की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं लगातार, वो देखकर भी मुझे लग रहा है कि हम इस सेशन को थोड़ा और लंबा कर पाते, लेकिन समय की अपनी सीमाएँ हैं और मैं भविष्य में फिर आपसे किसी दिन मुखातिब होना चाहूँगी, आपकी कविताओं और लेखों के बारे में और विस्तार से जानना चाहूँगी। आज हम अपने एक संवाद के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा मुझे लगा मुझे और आपके फ़ौजी जीवन के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी मिली और एक संदेश जो सार निकाला है, वो ये है कि आम जीवन में भी हमें डिसिप्लिन और जो होता है कि देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपसे ये प्रेरणा मिली है हमें, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और मैं उम्मीद करूँगी कि भविष्य में भी हम आपसे मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक संवाद के सभी दर्शकों का, सभी प्रशंसकों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। मैं भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आऊँगी। आप सब अपने सुझावों के लिए सदैव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।